तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से आरकेपी 360 में। और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब अरोड़ा। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। लेकिन उसमें बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका साइंस का एक बैच लॉन्च किया गया है आरकेपी 360 की ऐप में। तो जल्दी से जल्दी जाके उस सॉरी ऐप को डाउनलोड करके उस बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत शानदार फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए में। तो जाइए जल्दी से जल्दी जाके उसको अवेल कीजिए, लिमिटेड सीट्स हैं। तो अभी जाके बुक कीजिए। 1 रुपए में तो आजकल टॉफी भी नहीं मिलती, आपको पूरे के पूरे साइंस का बैच मिल रहा है। तो जाके प्लीज जल्दी अवेल कीजिए उस चीज को। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की। तो चलिए शुरू करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को। आइए सबसे पहले देखेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन से आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स होने वाले हैं 1 से लेके 4 तक। तो हमारा जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, जो कि कौन सा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो इंडिया का एम्पायर है, पहले हुआ करता था, ठीक है, उसमें से इतना राज्य रह गया अब हमारा। ठीक है, इतना राज्य रह गया हमारा। तो इनको जोड़ के जो बना है वो क्या है, इंडिया। वो क्या है, इंडिया। यहाँ से अगर हम बांग्लादेश वाला पार्ट हटा दें जी, और यहाँ से हमारा नेपाल हट गया, ये हमारा ऐसे जाएगा, ये हमारा इंडिया बन जाएगा। तो हमारी बहुत सारी स्टेट्स को जोड़ के इंडिया बनाया गया है। ओके, एक सेकंड, ये फोटो ना मिट जाए। नहीं मिट, चलिए जी। तो कहाँ पे थे हम, द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ। क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, सुप्रीम लॉ है, यानी कि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर इससे ऊपर किसी की भी बात नहीं की जाती। और इसके कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट हैं, जिसमें से पहला पार्ट कौन सा है, पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 टाइटल्ड एज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फॉर्म्स द बेस लाइन ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। तो पार्ट 1 क्या है हमारा, पार्ट 1 इंडिया की आइडेंटिटी है। क्या है, पार्ट 1 इंडिया की आइडेंटिटी है कि हाँ भैया, हमारा क्षेत्रफल यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके अंदर इतनी स्टेट्स हैं और इसके अंदर इतनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो क्या मुझे कोई याद करवा सकता है कि जो हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं वो अनुसूचियों में भी करते हैं, यानी कि शेड्यूल्स में भी करते हैं। तो कौन से शेड्यूल में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को लिखा गया है, तो वो लिखा गया है शेड्यूल 1 में। किसमें लिखा गया है, शेड्यूल 1 में, बिल्कुल। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। It reflects that a system that is federal in structure but indestructible in unity. Individual states do not have the right to secede from the union. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्या लिखा है, कहता है हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल तो जरूर है। फेडरल मतलब हमारी जो देश की पावर्स हैं वो बांटी गई हुई हैं, जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो बांटी गई हैं, सेंटर की अलग पावर्स हैं, स्टेट की अलग पावर्स हैं। ठीक है, लेकिन इतनी भी पावर्स नहीं दी गई कि स्टेट खुद एक ऑटोनोमस रीजन बन जाए, मतलब खुद ही एक कंट्री के बराबर खड़ी हो सके। ठीक है, और क्या बोला गया है, इंडिविजुअल स्टेट्स डू नॉट हैव द राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन। अगर कोई स्टेट चाहे कि हमें अलग देश बनाना है, क्या बोला, जैसे सपोज करो तमिलनाडु है, वो बोले कि हमने हिंदी नहीं बोलनी, इसलिए हमने छोड़ देना है इंडिया को, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारी, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। इन सबको मिला के क्या बनाया गया है, इंडिया। इन सबको क्या बना, मिला के क्या बनता है, इंडिया बनता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, क्या है इसके अंदर, नेम और टेरिटरी लिखी हुई है यूनियन में।
आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बोला? इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स का क्या है? संघ है, इकट्ठे बन होके बनता है। यूनियन वॉज प्रेफर्ड ओवर फेडरेशन। हमने क्या बोला? फेडरेशन नहीं बोला, हमने क्या बोला? यूनियन बोला। टू सिग्नल दैट इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ वॉलेंटरी एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 क्या कहता है? इट एस्टैब्लिशेस दैट स्टेट्स एंड यूटीज आर स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। करंटली कितनी है हमारे पास? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनका नाम आप मेरे को कमेंट में बताने वाले हो। 8 यूनियन टेरिटरीज का जो नाम है आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। ठीक है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया एज इट इंक्लूड्स। क्या क्या आएगा उसके अंदर? स्टेट टेरिटरीज तो आएंगी आएंगी, जो स्टेट्स हैं वो तो आएंगी ही आएंगी, यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी आएंगी, लेकिन और क्या चीजें आएंगी इसके अंदर? इसके अंदर वो चीजें भी आएंगी या वो ज्योग्राफिकल लैंड को भी हम ऐड करेंगे जो कि हम अक्वायर करेंगे आगे लाइफ में। ठीक है। तो ये कौन सी एक एग्जांपल है? इसकी एक एग्जांपल है सिक्किम। क्या एग्जांपल है इसकी? सिक्किम। सिक्किम को इंडिया ने ज्वाइन किया था। ठीक है। और वो भी क्या पार्ट हो गया? इंडिया का। सिक्किम को, सॉरी, इंडिया को सिक्किम ने ज्वाइन किया था, तो सिक्किम भी इंडिया की ही लैंड बन गया। अब उसके पास निकलने की ऑप्शन नहीं है। एक बार अगर वो बन गया है तो बन गया, निकलने की ऑप्शन नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2, न्यू स्टेट्स। एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स empowers parliament to admit existing foreign territories into the union or establish completely new states on terms if it thinks fit। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी नई स्टेट को ऐड करना है तो वो आर्टिकल 2 के थ्रू ऐड किया जाएगा। नई स्टेट मतलब जो मैंने पहले बात करी यहाँ पे, ये वाली, जैसे ये बात की गई है। अदर एक्वायर्ड टेरिटरीज जो हमें अलग से कह सकते हो, या हमने जीती हो, या कोई कंट्री आके हमसे हेल्प मांगे कि आप हमें इंडिया के अंदर रख लो और हमें बचा लो, तो उस टाइम पे क्या होगा? आर्टिकल 2 के थ्रू ऐड किया जाएगा उस स्टेट को या उस कंट्री को। ठीक है। जैसे सिक्किम का एग्जांपल लिया गया, पहले ही बता दिया मैंने आपको। आर्टिकल 2A वाज एडेड बाय 35th अमेंडमेंट 1974। तो आप याद रखिएगा कि सिक्किम को कब इंडिया के अंदर ऐड किया गया? 1974 में, टू मेक सिक्किम एज एसोसिएट स्टेट। क्या बनाया गया था उस टाइम पे उसको? एसोसिएट स्टेट। लेकिन 1975 में उसको फुल स्टेटहुड दे दिया गया था, फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया उसको। तो याद रखिएगा। 35वें संशोधन 1974 द्वारा अनुच्छेद 2A जोड़कर सिक्किम को संबुद्ध राज्य बनाया गया। संबुद्ध माने एसोसिएट। उसके बाद फिर 36वें संशोधन के द्वारा उसको क्या बना दिया गया? फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया गया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप नॉट। बहुत इजी सा टॉपिक है और ना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मज़े से आप इसको पढ़ते हुए चलें। यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा रखी है कि सिक्किम 1975 में जब ज्वाइन किया था, सॉरी 74 में जब ज्वाइन किया था, तब कैसा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीऑर्गेनाइजेशन बहुत बारी की जा चुकी है। ठीक है। जैसे कि अगर आपने देखो, ये पंजाब में से दो स्टेट्स निकली, कौन सी? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। जब ये किया गया तब क्या हुआ? रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का। क्या हुआ? रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का। और ये कौन से आर्टिकल के थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 3 को चेंज करके। किसको चेंज किया जाता है? आर्टिकल 3 को चेंज किया जाता है। जैसे अगर आप देखना चाहें रिसेंट टाइम में तो क्या होगा? रिसेंट टाइम में जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एग्जांपल ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं जम्मू कश्मीर का। ये सब जो भी चेंज किए जाते हैं, रीऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको किसके थ्रू किया जाता है? आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। आओ देखते हैं
इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 3A to E, इसके अंदर क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन, यूनियन, इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया और ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट। क्या बोला गया कि अगर उनको कोई एरिया ऐड करके देना है किसी स्टेट को, तब भी आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाएगा। अगर किसी स्टेट को थोड़ा सा एरिया कम करना है तो वो सेपरेट करना है तो किसके द्वारा किया जाएगा? आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाएगा। एरिया बढ़ाना है, कम करना है, किसके थ्रू किया जाएगा? आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाएगा। नाम भी चेंज करना है, अगर, क्या बोला मैंने, नाम भी चेंज करना है तो भी किसके द्वारा किया जाएगा? आर्टिकल 3 के द्वारा ही किया जाएगा। अब मुझे कोई बता सकता है कि रिसेंट टाइम में कौन सी स्टेट का नाम चेंज हुआ है? वैसे तो मुझे पता है, बट फिर भी मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि कोई मुझे बता सकता है कि आर्टिकल 3 के द्वारा, या अब आर्टिकल 3 छोड़िए, किस स्टेट का नाम चेंज किया गया है रिसेंट टाइम्स में, या करा जाने की बात की जा रही है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सी स्टेट है। उस स्टेट का नाम है केरला, जिसका नाम अब चेंज करके क्या रखा जाएगा? केरलम। क्या नाम रखा जाएगा? केरलम। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। कौन सा? केरला से जो नाम चेंज किया जा रहा है, केरलम। तो इसको याद रखिएगा, पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है ये। और इस बार तो बहुत तगड़े चांस है इसका क्वेश्चन आने के लिए। आगे बात करते हैं। यूज्ड फॉर क्रिएटिंग उत्तराखंड, जब यूपी में से उत्तराखंड को निकाला गया था। झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बात की जा रही है। इस टाइम पे जो भी चीज हुई वो किससे हुई? आर्टिकल 3 के द्वारा यूज किया गया। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अ बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। द प्रेसिडेंट रेफर्स टू द बिल टू द अफेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज। इसका क्या मतलब है? अगर कोई स्टेट स्टेट नहीं, अगर प्रेसिडेंट को ठीक लगता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कि हाँ जी, आपने अगर अपनी स्टेट का नाम चेंज करना कर सकते हो, अगर आपको इतनी जगह चाहिए ले सकते हो, ठीक है। और फिर उस स्टेट की लेजिस्लेचर के पास उसको भेजा जाएगा। अगर वो ठीक है उसकी व्यूज से, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके व्यूज से ठीक है, एग्री करते हैं, तो फिर उसको पास कर दिया जाएगा। ओके। क्रूशियल पॉइंट क्या कहता है? पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। क्या मतलब है इसका? स्टेट लेजिस्लेचर की जो सिर्फ है व्यूज दिए जाएंगे, लिए जाएंगे, ठीक है। क्या बोला? सिर्फ व्यूज लिए जाएंगे। अब जो अल्टीमेट पावर है वो किसके हाथ में है? वो तो पार्लियामेंट के हाथ में रहने वाली है। तभी मैंने देखो फोटो लगाई है किसकी? पार्लियामेंट की ही बात कही जा रही है यहाँ पे। किसकी है? पार्लियामेंट की ही अल्टीमेट पावर है चेंज करने की। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास ही है अल्टीमेट पावर। और याद रखिएगा, आर्टिकल किसके द्वारा अमेंडमेंट होती है? आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट होती है। किसके द्वारा? आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार लिख देता हूँ। आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट होती है। किसके द्वारा होती है? आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट की जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4 प्रोसीजर एंड मेजर अमेंडमेंट्स। So Article 4(1) mandates that laws under Article 2 and 3 must make consequential changes to first schedule and fourth schedule। क्या बोला? अगर हम एरिया बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो भी तो उस एरिया के अंदर जा रहे हैं या कम हो रहे हैं, है ना। अगर सपोज कीजिए, मैंने क्या बोला, पंजाब पहले इतना बड़ा था। लेट सपोज, एक सेकेंड, दूसरा पेन यूज करता हूँ। जी, अगर मैंने बोला कि पंजाब पहले इतना बड़ा था, अब इसके अंदर से ऊपर से निकाल दिया हिमाचल प्रदेश, नीचे से निकाल दिया हरियाणा, ये एचपी है, ये हरियाणा है। ओके, तो क्या होगा? ये था पंजाब। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी अलग होगी, वो पंजाब में से कम होगी। हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो भी कम हो गई। तो पंजाब की जो टोटल पॉपुलेशन है, क्या वो कम हुई या नहीं हुई? बिल्कुल हुई। जो पॉपुलेशन है, क्या वो कम हुई? बिल्कुल हुई। तो क्या होगा? राज्यसभा की सीट्स हमने, याद करो, फोर्थ शेड्यूल में जब हमने बात करी थी, फोर्थ शेड्यूल में जब हमने बात करी थी कि जो राज्यसभा की सीट्स हैं वो किसके बेस पे दी जाती हैं? जो राज्यसभा की सीट है वो किसके बेस पे दी जाती है? वो दी जाती हैं पॉपुलेशन के बेस पे। किसके बेस पे दी जाती हैं? पॉपुलेशन के बेस पे। तो अगर पॉपुलेशन के बेस पे सीट्स दी जा रही हैं और पॉपुलेशन यहाँ पे कम हो रही है, तो क्या वहाँ पे फोर्थ शेड्यूल के अंदर चेंज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए।
क्या बोला, फोर्थ शेड्यूल के अंदर चेंज आएगा क्योंकि राज्यसभा की सीट्स कम होंगी, एंड सिमिलर वे में जो हमारी लोकसभा की सीट्स हैं वो भी कम होंगी। ओके, और फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंज आएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने उसके अंदर स्पेसिफाई करना होता है, हमने बताना होता है कि कितनी जगह केडी स्टेट के पास है और कितनी जगह कितने लोग वहां पे रह रहे हैं। ओके, आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 क्या कहता है, सिंपल मेजोरिटी प्रोसेस है। क्या है जी, सिंपल मेजोरिटी प्रोसेस है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास 50% से ज्यादा मेजोरिटी आ जाए तो वो क्या होगी, ये सिंपल मेजोरिटी। explicitly states that the laws altering states या UTs shall not be treated as constitutional amendments under Article 368. They are passed as ordinary laws via simple majority. इसका क्या मतलब है, सॉरी मैंने गलत बता दिया पिछली बार आपको कि आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंडमेंट्स की जाती हैं, लेकिन जो हमारी ये है आर्टिकल 2 और 3 को जो चेंज किया जाता है या आर्टिकल 2 और 3 के द्वारा जो चेंज होता है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंगली नहीं होता। आर्टिकल 368 में हमें चाहिए होती है स्पेशल मेजोरिटी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले गलत बता दिया गलती से। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, आपको लगा लीजिए 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट की क्या चाहिए होती है, 2/3 की क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, इसकी बात होती है इसके अंदर 2/3 मेजोरिटी, लेकिन आर्टिकल 4 क्लॉज 2 के अंदर सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी। उसको एज अ अमेंडमेंट की तरह हम उसको एक्ट नहीं करते हैं, सिंपल मेजोरिटी की तरह एक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या दी हुई है, 7th अमेंडमेंट 1956 abolished पार्ट ए बी सी डी क्लासिफिकेशन एंड रीशेप्ड इंडिया इनटू 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज बेस्ड ऑन हिस्टोरिक या लिंग्विस्टिक लाइंस। तो 1956 में हमारे पास कितनी स्टेट्स थी, 14 स्टेट्स थी इंडिया के अंदर और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ओके, ये कुछ प्रमुख केस लॉज हैं, बेरुवारी यूनियन केस और आर्टिकल 370। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 370 वाला, अगर आप देखना चाहिए एक बारी। upheld that J&K Reorganization Act 2019 bifurcation of J&K into into UTs of J&K and Ladakh। तो बेसिकली पहले J&K स्टेट थी, है ना, J&K क्या थी, स्टेट थी। अब उसको क्या बना दिया गया, दो भागों में बांटा गया उसको, J&K अलग से बनाया और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी इंट्रोड्यूस की गई। लद्दाख को क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। जी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक अमेंडमेंट याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो 100th अमेंडमेंट है, कौन सी है, 100th अमेंडमेंट, वो किसके बारे में है, वो है इंडो बांग्लादेश अग्रीमेंट। इसमें क्या हुआ था, कुछ जो हमारे, जैसे सपोज करो ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है, और एक सेकंड कलर चेंज कर देते हैं बांग्लादेश का, हाँ यही वाला कलर, और ये क्या है, बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश है। ओके, तो यहाँ पे बात क्या हुई थी कि कुछ टेरिटरी जो है इंडिया बांग्लादेश को दे देगा और कुछ टेरिटरी जो है बांग्लादेश इंडिया को दे देगा। इसको बोला गया था रीऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला गया था, रीऑर्गेनाइजेशन। ओके, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ द बेरुवारी लिमिटेशन फंक्शंस इन मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट। तो बेसिकली हुआ क्या था, इसके अंदर कुछ स्टेट्स जो थी इंडिया के अंदर आ गई थी, स्टेट मतलब कुछ एरिया इंडिया के अंदर आ गया और इंडिया का कुछ एरिया बांग्लादेश के पास चला गया था। ओके, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बांग्लादेश गिविंग पार्ट टू इंडिया। सेसेशन मतलब सेसिशन, कि हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा पार्ट किसी और कंट्री को दे दिया। ये कैसे किया गया था, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि हमने क्या किया बेसिकली, फॉरेन कंट्री को अपनी थोड़ी जगह दी है और फॉरेन कंट्री से जगह ली भी है। तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के लिए 368 आर्टिकल के अंदर ही काम किया गया। यहाँ पे जो था 368 आर्टिकल के अंदर ही काम किया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, फॉरेन कंट्री इन्वॉल्व हुई, फॉरेन टेरिटरी इन्वॉल्व हुई, क्या इन्वॉल्व हुई, फॉरेन टेरिटरी इन्वॉल्व हुई, तो यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी। लेकिन अगर रीऑर्गेनाइजेशन चल रही है या हमारी इंटरनल स्टेट के अंदर की बात है, अगर इंडिया के अंदर की बात है, किसके बात है, इंडिया के अंदर की बात है, तो वहां पे क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप नॉट। ये बस छोटा सा ही टॉपिक था आज का, पार्ट 1, जिसका नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। बड़ा ही इजी और इम्पोर्टेंट पार्ट था।
ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका होगा पार्ट 2। वो क्या है? सिटीजनशिप। चलिए ओके गाइस, बाय बाय। एंड मैं यही कहूँगा आपको कि जाके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आपके लिए जल्दी ही क्या किया जाएगा, पॉलिटी का भी एक बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे। तो उसको अवेल करने के लिए अभी जाके पहले आरकेपी 360 की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जब भी वो लॉन्च किया जाए आपको सबसे पहले पता लग जाए। चलो ओके गाइस, बाय, हैव फन। और आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इन सब क्लासेस में। एंड अगर आ रहा हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में भी बता दीजिए करें कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो भी बता दीजिए। ओके गाइस।